Assalamualaikum dear students. Welcome to Pass Education System, the largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे the most trending and demanding question. What is aerospace engineering? What is aeronautical engineering and what is avionics? इनका स्कोप क्या है, क्या पाकिस्तान में इनको एज अ फील्ड और करियर चूज करना वर्थ इट है, क्या इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं जो हमें ऑफर होती हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ी बहुत नाउ हाउ होती है तो उनको फिर ये नहीं होता पता होता है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, इन तीनों में डिफरेंस कौन सा है। तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों के जो माइंड में क्वेश्चन ट्रिगर करता है अबाउट एविएशन एंड स्पेस डिसिप्लिन्स, वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एरोस्पेस, एरोनॉटिकल एंड एवियोनिक स्पेशलिटीज विद इन पाकिस्तान हाईटेक इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सिस्टम। So let's talk about firstly the aerospace engineering. एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट मिलेगा, लाइक इट्स अ ब्रॉडर फील्ड जिसके अंदर आप लोगों को जो व्हीकल्स विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर मूव करते हैं, ये उसका एक कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इस जिसके अंदर आप लोगों के पास एरोनॉटिक्स भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉटिक्स भी आती है। ठीक है, अब जो हमारे पास एस्ट्रोनॉटिक्स है वो चीज़ जो आती है वो हमारी आ जाती है एरोस्पेस के अंदर। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे व्हीकल्स हैं, लाइक हमारा जो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के अराउंड जो हमारे सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं हमारी कंट्री की, जो हमने रॉकेट्स लॉन्च करने होते हैं, या सैटेलाइट्स, या हमारे डिफेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, या इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन प्रोब्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो एरोस्पेस के अंदर फोकस होता है ना, वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर होता है। लाइक अगर मैं इन शॉर्ट बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो जो आज की एटमॉस्फेयर के बाद जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे मूव कर रहे हैं, या हम इन फ्यूचर इसके ऊपर कोई वर्किंग करके हम अपने कोई स्पेस शिप्स या शटल्स हम अपने स्पेस में भेजना चाहते हैं, तो उन तमाम की जो स्टडी होगी, उसके पीछे जो सारा बैकग्राउंड होगा, वो एरोस्पेस इंजीनियर्स करेंगे। और इस वक्त मीनवाइल जो हमारी सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो उन सैटेलाइट्स को भी थोड़ा सा जो उनके साथ कम्युनिकेशन होती है या उनको टारगेट करना होता है, उन तक एक्सेस लेनी होती है, वो एरोस्पेस इंजीनियर्स का ही काम होता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की फ्लाइट साइंसेस, एटमॉस्फेरिक फ्लाइट साइंसेस आ जाती हैं और हाई वैक्यूम स्पेस फिजिक्स आ जाती है जिसको एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर वो तमाम व्हीकल्स आ जाते हैं जो विद इन दैट अर्थ एटमॉस्फेयर मूव करते हैं, जैसे कि हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हमारे यूटिलिटी ड्रोन्स होते हैं। अब ड्रोन्स की क्या अहमियत है, ये रिसेंटली जंगी हालात के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि ड्रोन्स की क्या अहमियत है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा दैट मस्ट बी लिविंग अंडर द रॉक्स। सो यहाँ पे हमारी जो पैसेंजर लाइंस होती हैं, लाइक हमारी जो एयरलाइंस जिस वक्त अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो हज का टाइम है, तो इसमें जो हाजी मूव कर रहे हैं, तो इसमें एयरप्लेन्स जो हैं वो जितनी उनकी मूवमेंट और जो उनके सिस्टम हैं, वो सब चीज़ों को, जो उनकी कंस्ट्रक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डिज़ाइंस होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपकी जो पूरी हमारा जो जिस तरीके से अब आप लोग यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जेट प्लेन है उसकी जो आगे से शेप है वो बहुत नीडल लाइक टिप है उसकी, और जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं उनकी भी ऐसे फिश लाइन स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, बट वो आगे से थोड़ी सी स्मूथ होती है, बट जो जेट्स हैं उनकी बहुत नीडल लाइक है। तो ये भी आप लोगों के पास एक फिज़िक्स का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो स्ट्रीमलाइन जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये इस चीज़ को डिज़ाइन करना, किस व्हीकल को हमने किस तरह के डिज़ाइन में लेके आना है, उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, कितनी उसके ऊपर वर्किंग होगी, क्योंकि एयर जब आपका जो एरोप्लेन्स हैं, जो एयर जेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास आपको पता है जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पे प्रेशर कम होता जाता है, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल उस तरीके से नॉर्मल कंडीशन
कंडीशंस में, जैसे हम ऑन द सी लेवल हम मूव कर रहे होते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे भी मूव करेंगे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डील करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ना, एक्सपर्ट्स के जो ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं ये इसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, पढ़ते हैं इसी बारे में और इसके बारे में ही वर्किंग करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक परफेक्ट जो हमारे पास हमारे एरोप्लेन्स हैं या एयर व्हीकल्स हैं उनको हम किस तरीके से परफेक्टली मूव करवा सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। अब बात करते हैं एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। अब ये जो अब तक मैंने बात की थी ये तो बात हो गई थी एरोस्पेस और एरोनॉटिकल्स के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो एयरप्लेन्स या जेट जो हमारे चल रहे होते हैं या ड्रोन्स जो चल रहे होते हैं इनको हम लोग किसी ना किसी कंप्यूटिंग सिस्टम से मूव करवा रहे होते हैं। हमारी जो लोकल बसेस होती हैं उनको तो हम, या हमारी जो कार्स होती हैं उनको तो सिंपली हम हैंडल्स या स्टीयरिंग से, जो हमारे रिक्शा वगैरह होते हैं उनको हम हैंडल से, मोटरसाइकिल्स को हैंडल से मूव करते हैं और रिक्शा वगैरह को तो स्टीयरिंग वगैरह से मूव करते हैं। लेकिन जो हमारे जो एरोस्पेस जो एयर डायनामिक्स होते हैं, जो हमारी एयर व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें तो यूज़ नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ती है कंप्यूटिंग सिस्टम। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। वहाँ पे आप लोगों की जो इसकी डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन होती है, कंप्यूटेशनल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पूरे प्लेन्स का या हमारे एयर व्हीकल्स का, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बैकबोन है वो सारे एवियोनिक्स इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मोस्टली आता है, ये आपकी जो फील्ड है एवियोनिक्स की, इसके अंदर आप लोगों की कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये जो दो फील्ड्स हैं इसका कॉम्बिनेशन होती है ये फील्ड, जिसके अंदर आप ये चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ते हैं और फिर आप स्पेशलाइज हो जाते हैं कि आपने एयर व्हीकल्स के अंदर या एयर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आप लोगों ने इस चीज सिस्टम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इसके अंदर आपके ऑटोमेटेड पायलट्स हो जाते हैं, इंटरनल रडार, और आपको पता है कि जब हमने यहाँ पे हम हवा में होते हैं, जिस वक्त पायलट मूव कर रहा होता है वो हवा में होता है, तो वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लोकल जो सिस्टम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन वो नहीं यूज हो सकता है। वहाँ पे आपको रडार सिस्टम और आप लोगों को सैटेलाइट नेविगेशन रेज यूज़ करनी पड़ती है, डेटा सिक्योर्ड डेटा लिंक्स यूज़ करने पड़ते हैं, आप लोगों को इंटरनल रडार सिस्टम्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कौन मैनेज करता है? एवियोनिक्स इंजीनियर्स। वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेंसर सेफ्टी को वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं, डेटा स्ट्रीम लेटेंसी को, क्रिटिकल सिस्टम रिडंडेंसीज को ड्यूरिंग फ्लाइट के दौरान में को क्रिटिकल सिस्टम की रिडंडेंसीज को मैक्सिमाइज करते हैं। सो हमारा ये की ऑब्जेक्टिव होता है एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम और जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक्चुअली वो सबको मैनेज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एरोस्पेस जो है ये एटमॉस्फेरिक फ्लाइट और ऑर्बिटल डीप स्पेस सिस्टम में होता है, जिसके अंदर हमारी सैटेलाइट्स, जो हमारे लॉन्च्ड व्हीकल्स होते हैं, ऑर्बिटल रॉकेट स्टेजेस होते हैं और मिसाइल्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारे एरोनॉटिकल्स होते हैं इसके अंदर हम एरोडायनामिक, फ्लूइड फिजिक्स एंड स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जिसका की ऑब्जेक्टिव ये की सिस्टम ये होता है कि जेट एयर फ्रेम्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर और टैक्टिकल यूएवीज को के बारे में, उनकी डिलीवरीज के बारे में, उनके की सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है। और एवियोनिक्स के अंदर आपका कंप्यूटेशनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग अपने एयर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर सेंसर्स, ऑटो पायलट्स, कम्युनिकेशन रेडियोज एंड रडार अरेज को हम लोग परफेक्ट करने में और उनको इम्प्रूव करने में वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर डिफरेंस आ जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर 90% स्टेट स्पॉन्सर्ड सेक्टर जो है वो आपको जॉब्स ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे की एम्प्लॉयर्स कौन से हैं। तो ये जो हमारे पास एयर डिफेंस की जो फील्ड है, ये यहाँ पे स्पेस साइंसेस की जो है हमारे पास या एवियोनिक्स है, इसका मेजर जो हमारे पास स्कोप आ जाता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे डिफेंस सिस्टम में आता है। आप लोगों को रिसेंटली जो जंगी हालात है उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि पाकिस्तान का जो
डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके थ्रू मोस्टली जो हमारे एनिमीज होते हैं वो हम पे अटैक करते हैं, वो उनका रडार सिस्टम होता है वाया एयर। वही चीज़ जो होती है उसी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट और प्राइमरी इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स आ जाती है, जिसके अंदर हर किसी का जाना, जो मैक्सिमम जो एयर फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो मोस्टली एयरफोर्स को प्रेफर करते हैं, और मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो पीएफ की तरफ जाना चाहती होती हैं। इसके अंदर आप लोगों को ऑफिसर कमीशन एंड सिविल टेक्निकल रोल्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर आप लोगों को जॉब्स मिलती हैं एज हाई टायर डिज़ाइन एंड जहाँ पे आप लोगों ने JF-17 एयरक्राफ्ट, थंडर क्राफ्ट जैसे जो हमारे जेट प्लेन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर, उनकी डिज़ाइन के अंदर, उनकी इम्प्रूवमेंट के अंदर, उनके सारी मेंटेनेंस के अंदर जो वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। उनके कम्प्लीटली स्ट्रक्चर हाउल को देखना, उसको इंगेज करना, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे आती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर के, या उसके अंदर की जो वर्किंग आती है, जो JF-17 है उसके अंदर जो उसका कंप्यूटिंग सिस्टम है सारा, जो उसका रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका वर्किंग सिस्टम है, वो सारा जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड है उसको भी मैनेज करना एवियोनिक्स का। लाइक एवियोनिक्स, एरोनॉटिक्स जो है और एयर स्पेस जो है, यहाँ पे उसका एयर फोर्स और PAC पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन दो के अंदर बहुत मेजर रोल है। उसके अलावा यहाँ पे नेशनल टेक विंग्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेस्कॉम आ जाता है, आर्मी एविएशन आ जाता है, जिसके अंदर इंजीनियर्स मैनेज फ्लाइट प्रिपेयर्डनेस, एयर फ्रेम मेंटेनेंस, टेक्निकल रिव्यूज फॉर मैसिव फ्लीट्स ऑफ यूटिलिटी एंड अटैक्स हेलीकॉप्टर्स। उसके अलावा सिविलियन एंड स्पेस सेक्टर की बात करें, पहले तो हमने डिफेंस सिस्टम की बात करी, वो जो मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बताई, वो दैट्स ऑल वाज आवर डिफेंस सिस्टम। जो हमारा पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वो एरोनॉटिकल और एवियोनिक्स इंजीनियर्स पे बेस कर रहा था। अब हमारे पास आ जाते हैं सुपार्को के अंदर, स्पेशली एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारा जो सुपार्को का जो सुपार्को इज़ एक्चुअली द आवर स्पेस साइंस लैब, जिसको आप कह सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका की नासा है, इस तरीके से हमारी पाकिस्तान की सुपार्को है। यहाँ पर हमारे पास जो एरोस्पेस डिज़ाइन स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिफिक सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, अपर एटमॉस्फेयर की ट्रैकिंग करते हैं और कम्युनिकेशंस को डेवलप करते हैं। लेकिन सुपार्को में एज़ कम्पेयर टू एरोनॉटिक्स एंड एवियोनिक्स जो है वो थोड़ा सा स्कोप कम ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अब टिल नाउ वहाँ पे कम्युनिकेशंस हैं उसके लिए, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक ट्रैकिंग है उसके लिए सुपार्को प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। उसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की जो स्कोप है उसकी बात अगर हम लोग सिविलियन बेस पे करें, तो वहाँ पे नेशनल एयरलाइंस जो हमारी हैं, जिसके अंदर हमारे PIA आ जाती है, एयर ब्लू आ जाती है, फ्लाई जिना, सीरीन एयरलाइंस, रिक्रूट इंजीनियर्स जो हैं उनको जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इंजीनियर्स को हायर करते हैं फॉर फ्लाइट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस सिस्टम एंड सेफ्टी डायग्नोस्टिक्स के लिए। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि जब भी आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में तो देखा ही होगा कि जब भी एक एयरप्लेन मूव करने लगता है या फिर कोई जेट प्लेन अपनी फ़्लाइट लेने लगता है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है। लाइक उसके जो एयर विंग्स के अंदर जो उसके फैंस होते हैं, एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, उनको देखा जाता है, उनको मूव करवाया जाता है। एंड देयर आर सर्टेन साइंस जो पायलट और वहाँ पे जो इंजीनियर मौजूद होता है उनके दरमियान एक जेस्चर्स होते हैं, जो जिसके थ्रू वो एक दूसरे को सिस्टम के ओके होने का साइन दे रहे होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको देखा होगा एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट्री वगैरह में। इसके अलावा इंडिपेंडेंट MROs के अंदर, और इसके अलावा जो बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस जो हमें ऑफ़र कर रहे हैं ये तमाम फील्ड्स, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम सिटीज़ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वो इतने ग्रैंड लेवल के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इतनी डाइवर्स फील्ड्स तो ऑफ़र नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर नेस्ट आ जाती है, जिसका रिसालपुर में जो कैंपस है वो आप लोगों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर करता है। एक तो SMME के अंदर जो मेन कैंपस है वहाँ पे SMME स्कूल है, वहाँ पे
आप लोगों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, और दूसरा उनका जो सब कैंपस है दैट इज CAE रिसालपुर कैंपस, ठीक है। ये कॉलेज ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिसालपुर कैंपस के अंदर आप लोगों को ये ऑफर हो रही है। दूसरा आपके पास IST आ जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों को बहुत डाइवर्स यहाँ पे फील्ड्स ऑफर करती है एट अंडरग्रेड लेवल। यहाँ पे आप लोगों को एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की फील्ड्स ऑफर होती हैं, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की और स्पेस साइंसेस की फील्ड्स ऑफर होती हैं। और एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर एविएशन मैनेजमेंट की फील्ड ऑफर हो रही है। मीनवाइल जो एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं वो MS लेवल के ऊपर ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पे मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए हैं इनमें आ जाती हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ जो कि मेजर और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ऑलमोस्ट यही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो आप लोगों को इस तरह की फील्ड ऑफर कर रही हैं। अब जो यहाँ पे बात आ जाती है कि जो अगर हमारी टारगेटेड यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल UET है, तो हम लोगों के हमने तो और UET लाहौर जो है वो तो एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इस तरह की फील्ड्स ऑफर नहीं कर रही है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों के पास अभी इतना वो जो एक सोर्स है कि हम लोग इतनी दूर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कुछ जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि UET लाहौर में हो जाए, ठीक है। तो वो अब या फिर कई और भी दूर दराज के इलाकों से भी लोग होते हैं जिनके लिए लाहौर शायद ज़्यादा करीब होता है, या कोई और लाइक इस्लामाबाद तो हो जाए तो वो बहुत बेस्ट होता है। लेकिन ये चीज़ आ जाती है कि अगर जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल UET करें या पंजाब यूनिवर्सिटी करें, तो अगर ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफर ही नहीं करती हैं तो व्हाट टू डू। तो आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपका एयर यूनिवर्सिटी IST या NUST में से, वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर 3 इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाए तो एडमिशन के अंदर अगर अच्छी खासी एंटी टेस्ट के ऊपर मेहनत की जाए तो इनमें एडमिशन तो हो सकता है। एडमिशन नहीं होना इसकी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपकी विल होगी तो आप इंशाल्लाह एडमिशन ले लेंगे। बात यहीं पे आ जाती है कि जिन स्टूडेंट्स ने जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को, हॉस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपने करीबी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो BS लेवल के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को परस्यू करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द वास्ट फील्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द मदर फील्ड ऑफ दीज 3 फील्ड्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, एवियोनिक्स। ये 3 फील्ड्स जो हैं इनमें से अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इन तमाम की मदर फील्ड है। अब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप MS करते हैं तो फिर आप एरोस्पेस कर सकते हैं, फिर आप इन 3 ऑप्शंस की तरफ मूव कर सकते हैं जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद UET स्टिल MS लेवल पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर नहीं करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ही बहुत कम, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एवियोनिक्स के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कम्बिनेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग हुई होती है, या सब्जेक्ट्स जो मेन आप लोग पढ़ते हैं वो उसके पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं तो बाद में आप लोग एवियोनिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग इसके अंदर स्पेशलाइज हो सकते हैं। आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लें अगर आपका एवियोनिक्स में नहीं होता तो, या एरोस्पेस में नहीं होता तो आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। MS जो आपने फिर बाद में MS करना है उसकी स्पेशलाइजेशन इसमें कर लें। अगर नहीं तो फिर ये 3 यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप इनको टारगेट करें और इसके अंदर प्रॉपर वे से मेहनत करें तो इसके अंदर एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है। IST यूनिवर्सिटी जो है ये तो वैसे ही अपना टेस्ट कंडक्ट ही नहीं करती है ऑन द बेसिस ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़ एंटी टेस्ट लाइक NUST, ECAT वगैरह, उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती है और इसकी 70% वेटेज होती है इंटर की और 30% आपकी मैट्रिक लेती है, और आपका जो एंट्री टेस्ट है उसको बस एज फॉर्मेलिटी लेती है। और एयर यूनिवर्सिटी अपना CBT कंडक्ट करवाती है, NTS NAT को एक्सेप्ट करती है। इंजीनियरिंग के लिए तो एयर यूनिवर्सिटी अपना आप लोगों का ECAT भी एक्सेप्ट करती है, आप लोगों का USAT भी एक्सेप्ट करती है। और NUST जो है, NUST ने तो अपना इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट एक्सेप्ट करना है जिसके अंदर आपकी 100 मार्क्स की मैथ्स होगी, उसके अलावा 60 मार्क्स की फिजिक्स होगी, 40 मार्क्स की इंग्लिश होगी। वो उसने NUST ने तो अपना ही टेस्ट एक्सेप्ट करना, उसके इसके अंदर तो आपका कोई एग्जाम्पशन क्राइटेरिया नहीं है। तो NUST NET 4 का आप लोगों के पास अब
लास्ट चांस रह गया। आईएसटी के एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं। एयर यूनिवर्सिटी हो चुके हैं, आईएसटी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। एयर यूनिवर्सिटी जो है इसके एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। इवन दो फेज़ 1 कंडक्ट हो चुका है, उसके अंदर सिलेक्शंस भी हो चुकी हैं। फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है और जुलाई के अंदर उसके प्रॉपर वे से 6 जुलाई से ऑनवर्ड उसके टेस्ट कंडक्ट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग NET 4 या फिर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के CBT या NTS नेट की प्रिपरेशंस करके NTS की बेसिस के ऊपर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेकर आया है सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये बैच स्पेशल क्यों है, ये बाकी बैच से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये बैच ना हम लोग बहुत डाइवर्स बैच लेके आए हैं। इस बैच के अंदर हम लोग आपको सिर्फ कोई टारगेटेड चंद यूनिवर्सिटीज़ नहीं, आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे। हम लोग आप लोगों को इस बैच के अंदर टारगेट करेंगे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इसके अंदर NET 4 आ जाएगा, नस्ट, आप लोगों के पास एयर, फास्ट, GKI, कॉमसेट्स, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी है जो अपना एडमिशन ओपन करती है, जैसे ITU है, तो उसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रिपेयर किया जाएगा। आप लोगों को जो यहाँ पे एक टेंशन है, क्योंकि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना जो एडमिशन के लिए टारगेट रखते हैं वो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को रखते हैं, ताकि अगर एक में ना हो सके तो दूसरे के अंदर उनके पास चांस अवेलेबल हो। तो जो ब्रिलियंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो यही मूव लेते हैं, तो फिर उनका एडमिशन सिक्योर होता है। जो एक दो यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं फिर वो उनको गैप ईयर की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस बहुत कम रखे हैं। अगर ऑप्शन बहुत कम रखे हैं तो फिर जिन ऑप्शंस के ऊपर आप कर रहे हो फोकस, उनके अंदर बहुत मेहनत करें और अपनी ऑल लगाएं कि आपका उसमें एडमिशन हो जाए। और अगर आप लोग मैक्सिमम को टारगेट कर रहे हैं तो फिर भी आप लोगों ने अपना फोकस अच्छा रखना है ताकि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप लोगों को। तो हम लोग आप लोगों को इस बैच के अंदर इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो ND टेस्ट हैं उनके चूँकि पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, फिर हर यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग आप लोगों को बैच के अंदर इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आप लोगों को जो लाइव लेक्चर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप लोग तमाम ND टेस्ट के पैटर्न्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने प्रिपरेशंस की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे कि आप लोगों के पास कुछ एंट्री टेस्ट ऐसे हैं जिनके टाइम बहुत करीब आ चुके हैं, जैसे UET है, उसके लिए 16 जून से आप लोगों के एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। देन आप लोगों के पास आ जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके टेस्ट भी बहुत करीब है। जून के अंदर आपका NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके टेस्ट भी बहुत करीब आ चुके हैं। तो अगर आप लोग, अब आप लोगों के पास इन यूनिवर्सिटीज़ का चूंकि टाइम बहुत कम रह चुका है, इसके लिए हम लोग आप लोगों को इस बैच के अंदर क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके साथ आप लोगों को क्रैश कोर्सेज के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल, जिसके अंदर आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है, आप लोगों को 100 FLPs मिलेंगे जो प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जिसके नेक्स्ट NET 4 है, आप लोगों को पता है NET 4 का पैटर्न किस तरीके से होता है, आप लोगों को उसके पैटर्न के एन मुताबिक आप लोगों को NET 4 के 100 FLPs मिलेंगे। ये आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलेंगी इसी बैच के अंदर। और इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की फ़ीस क्या है? जस्ट 7,000 के अंदर हम आपको पाकिस्तान की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर देंगे। आप लोगों ने सिर्फ वन टाइम 7,000 यहाँ पे करना है और बाकी के जो आपने पेमेंट करनी है वो आपने अपने एंट्री टेस्ट की करनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों को किसी प्रैक्टिस मटेरियल को अलग-अलग ख़रीदना नहीं पड़ेगा, किसी वर्कशीट को, किसी लेक्चर नोट्स को अलग-अलग नहीं ख़रीदना पड़ेगा। नए बैचेस के अंदर इनरोलमेंट्स नहीं लेनी पड़ेंगी, जो हमारा इसके बाद में बैच आएगा उसके अंदर दोबारा से इनरोलमेंट्स नहीं लेनी पड़ेंगी आप लोगों की। इसी बैच के अंदर जब आपके इस बैच के अंदर इनरोलमेंट होगी, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, आपकी ऑटोमेटिकली आपको ये एक प्रोटोकॉल मिलेगा कि चूंकि आप इस बैच के अंदर इनरोल थे तो आपको नेक्स्ट बैच के अंदर भी इनरोल ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली न्यू बैचेस की एक्सेस दे दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे बैच को पाकिस्तान के दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हमें डिफरेंट बनाती हैं कि हम जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें तो अभी आप लोगों को मैं सिर्फ ज़ुबानी बता रही हूँ कि हम लोग ये चीज़ें ऑफर करते हैं अपने बैच के अंदर। आप लोग हमारा कंटेंट देखना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक दफ़ा स्क्रॉल करें, एक वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको कंटेंट कम मिले। आप लोगों को
एंड गेम्स हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की रिवीजन के लिए जो वन शॉट होते हैं, पास्ट ईयर से भरी पड़ी हैं हमारी एंड गेम्स। और एंड गेम्स क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पास एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कि स्टूडेंट्स को कम टाइम में 2 साल के सिलेबस को कम टाइम में सारा ओवरव्यू करवा दिया जाए। जो भी एंट्री टेस्ट है उसके एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर एमसीक्यूज भी पास्ट ईयर के सॉल्व करवा दिए जाए, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा टाइम दे के नहीं पढ़ा है और लास्ट मोमेंट पे वो पढ़े हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स की भी कुछ हेल्प हो सके, वो इतना पढ़ लें कि उनका एटलीस्ट एडमिशन हो जाए अगर उन्होंने लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड फॉर श्योर जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया होता है और साथ में वो एंड गेम्स भी ली होती हैं तो वो फिर टॉप पोजीशंस तक आते हैं। तो फिर जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया था उनको तो फिर ये बेनिफिट होता है ना कि उनका एडमिशन हर हाल में सिक्योर हो जाता है। लेकिन हमने उन स्टूडेंट्स को भी तो साथ लेके चलना है ना जिन स्टूडेंट्स को के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि वो इतना आगे आ सके, या फिर कुछ स्टूडेंट्स की मजबूरी भी होती है कि वो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी स्टूडेंट्स की मजबूरियां होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स बड़े बैकवर्ड एरिया से भी होते हैं, उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। उनके लिए वो कुछ ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते होते हैं जिनके पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट नहीं होता, उनको समझाने में उनको टाइम लगता है और वो फिर इतने में प्रिपरेशंस का बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम निकल जाता है। तो पास एजुकेशन सिस्टम उस स्टूडेंट को भी टारगेट करता है जो स्टूडेंट स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और उसके अलावा उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उसको भी एक्सेस करता है, उसको भी टारगेट करता है कि वो भी अच्छा पढ़े और वो भी अच्छे मार्क्स अचीव करे। और उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट करता है जिन स्टूडेंट्स के पास जो मटीरियल है या उनके पास जो वसाइल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम है और वो कम टाइम में भी प्रिपरेशन कर सकें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मटीरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देखें हमारी एंड गेम्स, हमारी जो 12-12 घंटे की 24-24 घंटे की इतनी लेंथी जो एंड गेम्स है हम लोगों ने उनको अपलोड किया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। अब सोचें कि अगर हम लोग इतना कंटेंट, इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करें, जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन द बैच। तो आप लोगों को जो हम लोग दूसरे बैचेस के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आप लोगों को हम लोगों ने जैसे हमारे नॉर्मल बैचेस होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये स्पेशल बैच जो है इसके अंदर आप लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को के लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ें होंगी इस बैच के अंदर, जिसके लिए आप लोगों के एनडी टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप लोगों को मज़ा आएगा अपनी एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन करने में। तो आप लोग भी अगर इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग भी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 25 मई इस बैच के अंदर डेडलाइन है इनरोलमेंट की। अगर आप लोगों ने इस बैच के अंदर अब तक इनरोलमेंट नहीं ली, यू आर गोइंग टू मिस द अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग selected in the Pakistan top universities merit list। आप याद रखें, मेरी बातों को आप नोट डाउन कर लें। बेशक यहाँ पे कमेंट करके चले जाएं। आप लोगों को जब यहाँ पे कोई रिप्लाईज मिलेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा मेरी बात का, बेशक कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मई, जून इन 2 महीनों के अंदर मेहनत कर ली ना, उनके लिए जुलाई और अगस्त का महीना बहुत आसान होगा। बेशक इन 2 महीनों के अंदर आप लोग कोई स्किल्स और एक्सपर्टीज खुद के अंदर या अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा हॉबीज करना चाहते हैं बिसाइड्स योर स्टडीज, तो ये 2 महीनों में आपको मिल जानी है। ये जून तक का महीना आप लोग निकाल ले, जुलाई और अगस्त आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन 2 महीनों में खुद को टफ टाइम नहीं दिया ना, आप लोगों को अगले जुलाई और अगस्त के 2 महीने आपकी गर्दन सूली पे लटकी हुई होगी कि पता नहीं एडमिशन होना है कि नहीं। आप लोगों को यही टेंशन रहनी है, नाम नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में, एग्रीगेट नहीं मैच करेगा, पॉइंट से रह जाएगा एग्रीगेट, इस तरह की सिचुएशंस भी बन जाती हैं। तो आप लोगों को बार बार कहा जाता है, बार बार बताया गया है, हर वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। बिल्कुल भी ऐसे लेजी बच्चे ना बने कि हमने लास्ट डे पे ही पढ़ना है। पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो कसम है आप लोगों ने रखी हुई है, जो उसको तोड़ दें कि हमने आखिरी दिन ही पढ़ना है, वो तोड़ दें आप वो वाली कसम, क्योंकि ये एडमिशन का फेज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बच्चे इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं अपने एडमिशन के फेज़ को, क्योंकि आप लोगों ने इसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। फिर अगर आप लोग गैप ईयर पे चले जाए ना, तो पाकिस्तानी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्पेशली
वो गैप ईयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गुजारते हैं, क्योंकि उनकी जो हमारी सोसाइटी है वो एग्जिस्ट ही ऐसे करती है। जो स्टूडेंट इस तरीके से थोड़ा पीछे रह जाए ना, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे टॉन्ट्स और सच काइंड ऑफ थिंग्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो गैप ईयर के अंदर कुछ उनका अपना माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि वो गैप ईयर को थोड़ा यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्टिव कर लें, और कुछ सोसाइटल प्रेशर में आके वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। और गैप ईयर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो हमने देखा है, सर्वे किया और उनको हम लोगों ने जज किया है, वो यही हमने देखा है कि जो गैप ईयर्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, वो बस चाहते हैं कि एक दफ़ा हमारा एडमिशन हो जाए, सही एक दफ़ा एडमिशन हो जाए। वो इस तरह की सिचुएशन में बैठे होते हैं। हालांकि अगर आप लोगों का खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप लोगों का गैप ईयर आ गया है, तो आप लोगों को उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, अपने लूप होल्स को कवर करना चाहिए। लेकिन खैर, जो स्टूडेंट्स गैप ईयर पे हैं उनको एडवाइस है कि वो अब अपना ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें, ताकि उनका जुलाई और अगस्त का टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाए, उसमें उनको किसी तरीके का ट्रॉमा ना हो। और जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली, वो आगे गैप ईयर की तरफ ना जाएं, अगले साल को ज़ाया ना करें, नेक्स्ट के लिए उनको दोबारा गैप ईयर ना लेना पड़े, तो ये बैच ज्वाइन कर लें। देखें, आप लोगों के पास अब एक दिन है। अब आप लोगों के लिए ये वीडियो जो आप लोगों को इस वक्त 24 मई को आप तक पहुंच रही है, आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो मिल गया है तो आप लोग बहुत लकी हैं। उसी टाइम, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अब मेरे स्क्रीन के ऊपर ये नंबर देख रहे हैं, आप इसी टाइम इस नंबर को डायल करें, व्हाट्सएप पे इस पर कॉन्टेक्ट करें और अपने बैच के अंदर इनरोलमेंट लें। बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना बहुत आसान है। आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने मैसेज करना फॉर इनरोलमेंट। आप लोगों ने अपनी 7,000 की इनरोलमेंट फ़ी जो है इसी नंबर के ऊपर आप लोग किसी भी सोर्स के थ्रू, जो आप जैस कैश या इजी पैसा का यूज़ करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप लोग इसको कर सकते हैं। सेकंड, आपने अपना नाम, अपना ईमेल, और उसके अलावा आप लोगों ने जो आप लोगों ने पे किया है इनरोलमेंट फ़ी, उसकी जो रिसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने उसको इस नंबर पे भेज देना है, और फिर आप लोगों को डायरेक्टली हमारे बैच के अंदर वेरिफिकेशन के बाद इनरोल कर लिया जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आप लोगों को बड़ी हाथ 5 से 10 मिनट लग रहे हैं इस काम के लिए, और आप लोगों ने बैच में इनरोल हो जाना है। सिर्फ एक दफ़ा का 7,000 आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा देगा। तो अगर आप लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस करने जा रहे हैं, और ये बैच बहुत स्पेशल है। आई एम टेलिंग यू, आप लोग जो बैच से बाहर बैठे हैं, आप लोगों को ये बाद में रिग्रेट होगा कि आप लोग ये इस बैच को ज्वाइन क्यों नहीं किया। आप जो बैच के अंदर इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, दे आर द लकीस्ट वन। आई एम टेलिंग यू ऑल गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस।